अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टम। इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे, जबकि आपका जो इंग्लिश सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम है उस पर हम बात कर चुके हैं। आज इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ की जो आपकी सारे पॉइंट्स थे उसको कंटिन्यू करते हुए कस्टम हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। कस्टम्स क्या होती हैं? कस्टम का मतलब है अ हैबिचुअल प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जो कि बार बार आप लोग करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? कस्टम। हैबिचुअल प्रैक्टिस जो कि हर बंदा जो है वो करने की ख्वाहिश रखता है। दूसरी इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो दोज प्रैक्टिसेस विच आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड से मुराद ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो कि समझ सकती हैं, देख सकती हैं, शऊर रख सकती हैं कि जो बात वो कर रही हैं या जो अमल वो कर रही हैं या बार बार कर रही हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इट्स मीन कि वो वाली प्रैक्टिसेस जो साउंड माइंड पीपल जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इज़ कॉल्ड कस्टम, और इसको बार बार रिपीट करते हैं। जब हम इस्लामिक कस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ काइंड्स हैं। लाइक दिस आपकी कुछ फैमिली कस्टम्स हैं, कुछ क्लास के लिहाज से आपकी कस्टम्स हैं, कुछ आपके एनवायरनमेंट के लिहाज से हैं, कुछ आपके इलाके के लिहाज से हैं, जिसको आप कहेंगे स्टेट के लिहाज से। तो ये सारी जो हैं या कास्ट के लिहाज से हैं, ये सब जो हैं आपकी कस्टम्स हैं। फर्स्टली अगर फैमिली के लिहाज से देखा जाए तो कुछ कस्टम्स होती हैं आपकी फैमिली की कि लाइक दिस के शादी नहीं करते आप लोग अपने बच्चों की आउट ऑफ फैमिली। तो वो लोग जो हैं वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार। हर आने वाली नस्ल में कोई लड़की पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कोई लड़का अच्छा है बुरा है जैसा भी है, वो लोग अपनी बेटी की शादी अपनी ही फैमिली में, अपने ही ख़ानदान में करते हैं। तो इट्स मीन ये फैमिली कस्टम्स हैं। इसके बाद जब आप क्लास की बात करेंगे या कास्ट की बात करेंगे तो फ़र्ज़ करें आप बात ले लें हिंदुइज़म की या मुस्लिम की। अगर आप देखें तो इंडिया में जो हिंदू लोग हैं वो अपनी जो कस्टम्स हैं, शादी की जो रसूमात हैं, उन चीज़ को उनको वो अमीर है या गरीब है, वो उनको लाजमी तौर पर फॉलो करता है। उनकी जो मेहंदी की रस्म है या उनकी माइयों की रस्म है, उनकी वलीमे की, बारात की, या जो भी उनकी रस्में हैं। इसी तरह आप लोगों की इस्लामिक कस्टम्स में डावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप लोगों की एक कस्टम है कि हक महर दिया जाता है लड़की को शादी के मौका पे। तो वो क्या है? वो आपकी इस्लाम की कस्टम है जो आज आपके मुल्क की भी कस्टम बन चुकी हुई है। अगर आप स्टेट की बात करें तो इसमें भी कस्टम्स हैं। लाइक आप जो सेलिब्रेशन है आपका इंडिपेंडेंस डे, या आप अगर अपने मुल्क में कोई ईद मिलादुन्नबी वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपके स्टेट के लिहाज से, आपके रिलीजन के लिहाज से जो हैं वो कस्टम्स, ये इनको कैटेगराइज किया जाता है हर लिहाज से। इसके अलावा इसकी एसेंशियल्स की बात जब हम करेंगे कि कस्टम्स जो हैं वो कौन सी कस्टम्स जो हैं जिनको आप मानते हैं कि आने वाले वक्तों में भी लोग उनको अपनाएंगे। सबसे पहली बात है वो पीसफुल होनी चाहिए। इस पे हम डिटेल में लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं कि पीसफुल का मतलब क्या है। दूसरी रीज़नेबल होनी चाहिए, यानी हर बंदा उसको मान सकता हो। इमेमोरियल हो, यानी उसकी पहचान ना हो कहाँ से वो शुरू हुई, इतनी पुरानी हो। नोट अगेंस्ट द इस्लामिक लॉ हो, यानी ऐसी कोई कस्टम ना हो जो कि आप इस्लाम के अगेंस्ट अपनाए हुए हों। और तीसरा लोकल कस्टम्स आप में, कि वहाँ की अगर लोकल कस्टम है, जैसे आपके मेले हैं, आपके उर्स हैं, तो वो वहाँ की लोकल कस्टम्स में आती हैं। तो ये कौन सी हैं कि लोग उसको मानते हों। अब आपके अगर किसी गांव का कोई मेला है, ज़रूरी नहीं कोई शहर के लोग उसको माने या दूसरे गांव के लोग उसको माने, ये उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी लोकेलिटी के लोग जो हैं वो उसको माने और सेलिब्रेट करें हर साल उस उर्स को। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कस्टम्स हैं जो प्री इस्लामिक दौर में कस्टम्स थी। कुछ ऐसी हैं जिनको एब्रोगेट कर दिया गया, कुछ ऐसी हैं जिनको अपना लिया गया। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि कस्टम को आप सोर्स ऑफ लॉ कैसे कहते हैं, किस तरह आप इस बात पे फोकस करेंगे कि कस्टम जो हैं वो आज हमारी लॉज बन चुके हुए हैं, कि कौन सी ऐसी पुरानी बातें हैं जिनको आपने बार बार रिपीट किया और वो आज आपके मुल्क में एज ए कस्टम, एज ए लॉ एप्लीकेबल हैं। फर्स्टली प्री इस्लामिक टाइम में अबाउट ऑफेंस आप बात करते हैं कि इम्प्यूटेशन ऑफ द राइट हैंड थी थीफ की। इस्लाम से पहले चोरी करने वाले के दाएं हाथ को काट दिया जाता था। आज आपके मुल्क में इस्लाम के बाद भी ये जो है वो पनिशमेंट आपके मुल्क में मौजूद है। हमारे यहाँ पर अगर आप हद पनिशमेंट की बात करें, खाली यहाँ की बात ना करें,
यहाँ तो हद की, अगर आप हद में नहीं आते तो ताज़ीर में आ जाते हैं। आप इस्लामिक कंट्रीज़ में लाइक सऊदीया की एग्जांपल ले लें कि वहाँ पर फौरी तौर पर जो है उसके हाथ काट दिए जाते हैं अगर कोई चोरी करता है। तो वो क्या है, उन्होंने प्री इस्लामिक कस्टम को आज भी अपने मुल्क में जगह दी है और उसको लॉ मेक कर लिया है। वो क्या है, अब उसके मुल्क का लॉ बन चुका हुआ है। यहाँ पर जब दूसरी बात आप करते हैं, इस्लाम ने भी इसको एक्सेप्ट किया हद पनिशमेंट में। हमारे मुल्क में भी हम जो है, अगर कोई बंदा चोरी करता है और 2 आई विटनेस और अकॉर्डिंग टू दी QSO वो पूरे उतरते हैं आपके कानून शहादत पर और आपके तज़किया शहूद पे, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं तज़किया शहूद की, उस पे पूरा उतरते हैं वो दोनों आई विटनेस। तो फिर और दूसरी बात, अगर उसने नसाब के मुताबिक, और ये कुरान आपको बताता है, ग्राम गोल्ड के मुताबिक चोरी की है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका दायां हाथ काट सकते हैं अगर वो फर्स्ट टाइम चोरी करता है। और अगर वो सेकंड टाइम करता है तो उसका बायां पाँव एंकल से आप जो है काट सकते हैं। थर्ड टाइम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए जेल में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात है कि आपके मुल्क में भी ये लागू है, लेकिन कब, जब इसके 2 आई विटनेस आपके पास मौजूद हों। अब वो 2 आई विटनेस जो हैं उनको तज़किया शहूद पे पूरा उतरना लाजमी है। अब तज़किया शहूद क्या है, कभी झूठ ना बोला हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, सादिक व अमीन हो, इसके अलावा उसने कभी बड़ा गुनाह ना किया हो। तो ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए आपके मुल्क में हद कम लागू होती है और इसको ताज़ीर में ले आते हैं आप लोग। और ताज़ीर में फिर अगर कोई चोरी करता है तो 3 ईयर तक की आपकी 379 पाकिस्तान पीनल कोड का आपको बताता है कि आप उसको 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। दूसरी आपकी आती है अबाउट मैरिज। इस्लाम से पहले प्रोस्टिट्यूशन की इजाज़त थी, कॉमन था, हर बंदा जितनी मर्ज़ी शादियां करता था। लेकिन इस्लाम के बाद इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन दे दी गई और कहा गया कि एक वक्त में एक मर्द सिर्फ 4 बीवियां सेम टाइम में रख सकता है। इसमें तज़ाद पाया जाता है अहले सुन्नत में और अहले तशरीह में। फ़िरका वारियत पर ये बात आप कर सकते हैं कि दोनों में तज़ाद पाया जाता है। हम जब शादी की बात करते हैं तो 3 तरह की बात करते हैं। एक होती है आपकी वैलिड, एक होती है आपकी वॉइड, एक होती है आपकी इर्रेगुलर। ये 3 किस्म की मैरिज है। ये लोग मानते हैं अहले सुन्नत, जो कि सुन्नी लोग हैं। सुन्नी लोग कहते हैं कि 3 तरह की शादियां पॉसिबल हैं। वैलिड वो है जो कि पूरी उतरती है, सरकमस्टांसेस उसके सारे करैक्टरिस्टिक्स जो इस्लाम ने बताए हैं उसके मुताबिक। वॉइड जो पूरे नहीं उतरते। और इर्रेगुलर एक ऐसी दरमियानी राह है जिसमें अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसको सुधार सकते हैं। लाइक दिस, अगर आपकी 4 बीवियां मौजूद हैं और आप 5वीं शादी कर लेते हैं तो आप पहले वाली किसी को डाइवोर्स करके इनको 4 में ला सकते हैं। जबकि एज ए मुस्लिम अगर आप शऊर रखते हो तो इस चीज़ से थोड़ा सा तजाद है कि जब आप 5वां निकाह करते हैं तो इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप 5वां निकाह कर रहे होते हैं तो कानून की नज़र में भी और इस्लाम की नज़र में भी आप गलत काम कर रहे हैं। और अगर उनमें से किसी को आपने डाइवोर्स करवा दी है, एक को छोड़ दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये 5वीं नहीं रहती, ये चौथी हो जाती है। तो इसके लिए आपको दोबारा उससे निकाह करना पड़ेगा। ये मेरे व्यूज़ हैं, सुन्नियों के नहीं। ये वो लोग कहते हैं कि इसको आप वैसे ही निकाह के बगैर भी वैलिड में शामिल कर सकते हैं। जबकि अहले तशरीह जो हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ शादी की किस्में ही 2 हैं, वॉइड है और वैलिड है, या तो शादी है या नहीं है। तो आपके पास, आपको ये पता चला कि शादी के इस्लाम के बाद आपको एब्रोगेट कर दिया गया, मना कर दिया गया और इस लॉ को मनसूख कर दिया गया। और अब क्या है कि एक वक्त में सिर्फ 4 शादियां एक मर्द कर सकता है। ये कस्टम जो है ये अब क्या हो चुका है, लॉ बन चुका है। इसके बाद है आपकी पोलोगेमी के बारे में आप बात करते हैं कि ये भी वही बात है 4 वाइफ्स वाली, इसमें आप आ सकते हैं। इसके बाद आती है अबाउट डावर, हक महर की बात। हक महर एक ऐसी बात है जो इस्लाम के बारे में अगर आप देखें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ अ नेसेसरी थिंग, असेंशियल्स में से एक असेंशियल है कि अगर आप वैलिड शादी कहते हैं तो हक महर लाजमी है। अगर हक महर नहीं है तो आपकी शादी नहीं है। अब ये आपका मुल्की कानून भी बन चुका हुआ है कि महर के बगैर शादी पॉसिबल नहीं है। इसकी अमाउंट कितनी है ये लोग शरई लिहाज से भी देखते हैं,
अपने स्टेटस के लिहाज से भी देखते हैं, हस्बैंड के स्टेटस के लिहाज से भी देखते हैं, लड़की के स्टेटस के लिहाज से भी। ये कोई ख़ास फिक्स शरह जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन मेहर होना लाजमी चाहिए। और इसीलिए अगर कोई बंदा, ये दो तरह से है, एक आपका डावर जो है प्रॉम्प्ट है, एक आपका जो है वो डेफर्ड है। अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा आपको डावर नहीं देता है और डाइवोर्स कर देता है, तो इसके बाद आप अदालत में जाके इसके लिए केस दायर कर सकती हैं और अपनी डावर की रकम जो है वो हासिल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका एक हक बनता है। दूसरी इसके बाद आता है आपका इनहेरिटेंस। तो ये भी क्या है कि इनहेरेंट की बात आप करें तो वरासत से निकली है। ये भी आपकी एक कस्टम है। प्री इस्लामिक दौर में इनहेरेंट की इजाज़त नहीं थी, अगर थी भी तो उसमें माइनर को और वुमेन को यानी औरतों को वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन इस्लाम के बाद इस चीज़ को लॉ बना दिया गया कि औरत को और बच्चों को उनका हक दिया जाता है। अब आप खुद देखें, अगर एक बहन है उसको उसके भाई हिस्सा नहीं देते बाप की डेथ के बाद, तो वो लड़की जो है वो अदालत में जाकर अपना हिस्सा अपने भाइयों से अवेल कर सकती है, अदालत उसको ग्रांट करवा सकती है। इट्स मीन, इसको आप यहाँ कह सकते हैं कि ये भी अब कस्टम आपका क्या बन चुका हुआ है, लॉ बन चुका हुआ है। हमारा आज का जो टॉपिक था वो इस चीज़ से रिलेट करता था कि कस्टम आया एक सोर्स ऑफ लॉ है या नहीं है। तो यहाँ पर इतनी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि कस्टम्स जो हैं वो इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ मौजूद हैं या इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये हमारे सोर्सेज हैं जो कि आज हमारा लॉ बन चुके हुए हैं।